क्यों एक गरीब घर जमाई के फोन करते ही बंद हो गई 10,000 करोड़ की कंपनी? क्यों एक गरीब घर जमाई को देखते ही उसकी करोड़पति बीवी का घर नीलाम होने से बच गया? और क्या एक गरीब घर जमाई अपनी बीवी को एक बिगड़ैल अमीरजादे के पास जाने से रोक पाएगा? एक ऐसी कहानी जिसने बना दिया है देश विदेश के लोगों को अपना दीवाना, सिर्फ आज के लिए मिल रही है आपको बिल्कुल फ्री। नीचे दिए गए इंस्टॉल लिंक पर क्लिक करके पॉकेट FM डाउनलोड कर सुनिए ये पूरी कहानी, या बने रहिए हमारे साथ। ये नामुमकिन है। कंपनी का लॉस कवर करने के लिए मेरा घर नीलाम होने जा रहा है और मुझे इन्वेस्टर की पार्टी में वेटर भी बनना पड़ेगा। अधीर एक गरीब कॉलेज स्टूडेंट था जिसकी शादी एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन मोहिनी चड्ढा से उसकी दादी ने करवा दी थी। कहने को तो वो उस घर का जमाई था, पर मोहिनी और उसके परिवार वाले अधीर के साथ नौकरों से भी बदतर बर्ताव करते थे। जब से ये निकम्मा अधीर इस घर में आया है, तब से हमारी किस्मत ही खराब हो गई है। आज मोहिनी का घर नीलाम होने वाला था क्योंकि उसकी कंपनी ने पिछले कुछ महीनों में 500 करोड़ का नुकसान कर दिया था। मोहिनी, क्या इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता? अधीर की बात सुनते ही प्रमिला अधीर के पास गई और उसे एक जोर का चांटा जड़ दिया। तू बस एक काम कर, इस घर को छोड़कर चला जा। पनौती इंसान, तू गरीब होने के साथ साथ मेरी बेटी के जीवन का शाप भी है। तेरे आने से मेरी बेटी की कंपनी भी डूब गई। आज हम सब सड़क पर आने वाले हैं। अधीर ने अपनी सास को कोई जवाब नहीं दिया और उसने दोबारा मोहिनी से पूछा, मोहिनी, एक बार तुम मुझे बताओ तो सही, क्या बात है? मैं शायद तुम्हारी मदद कर पाऊँ। अधीर, तुम्हारी जेब में 500 रुपए नहीं है, तुम 500 करोड़ की क्या मदद करोगे? हमारी कंपनी 500 करोड़ के लॉस में आ चुकी है। मेरा घर आज नीलाम होने वाला है और ये सब के पीछे मेहता एंड को और उनका जानवर जैसा बेटा है जो मुझे पाना चाहता है। मोहिनी अपनी भड़ास निकाल ही रही थी कि तभी घर की डोरबेल बजी। मोहिनी ने दरवाजा खोला तो सामने बैंक से लोग आए थे, जिन्हें देखकर मोहिनी डर गई। मोहिनी, लोन रिपे न कर पाने की वजह से हम आपका घर सीज करने आए हैं। आप लोग घर से बाहर निकलिए। हे भगवान, क्या अब हमें भी इस फटीचर अधीर की तरह रहना पड़ेगा? बैंक वाले घर में ताला मार रहे थे, तभी उनकी नजर अधीर पर गई। अधीर सर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये घर मेरा ही है। ये आप क्या बोल रहे हैं? हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि ये घर आपका है। मैं अभी बैंक में जाकर घर सीज करने का नोटिस कैंसिल करा दूंगा। सर प्लीज, आप मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप नाराज हो गए तो हमारी पूरी बैंक बिक जाएगी। मोहिनी ये सब सुनकर चौंक गई। बैंक वाले सभी वहां से जा चुके थे। तभी अधीर ने अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को फोन करता है। हेलो मेहता जी, आपकी कंपनी मोनिका टेक्सटाइल को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैंने आपकी कंपनी दुगने दाम में खरीद ली है। थोड़ी देर में आपको पेपर्स आपके घर पर मिल जाएंगे और अपनी घटिया शिकल अब मुझे और मोहिनी को मत दिखाइएगा। अधीर ने फोन रखा और वहां से चला गया। मोहिनी ये सब देखकर हैरान थी। तभी उसका फोन बजने लगा। फोन पर उसकी सेक्रेटरी थी। मैम, गजब हो गया, हमारा सारा लॉस कवर हो गया। हमारे शेयर्स काफी बढ़ चुके हैं और तो और मेहता एंड सन्स ने अपनी कंपनी भी बंद कर दी है। अधीर के एक फोन कॉल से इतना सब कुछ कैसे बदल गया? बेटा, पक्का तेरा फटीचर पति किसी टेररिस्ट के ग्रुप से जुड़ चुका है, वरना इस गरीब की बात तो कुत्ता भी न माने। जिल्लतों के बदले क्यों कर रहा था अधीर मोहिनी की मदद? क्या सच में अधीर का रिश्ता किसी बड़े टेररिस्ट ग्रुप से है? आखिर क्या है अधीर की सच्चाई? जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और फ्री में सुनिए इंडिया की सबसे हिट शो मिलेनियर घर जमाई। मोहिनी की कंपनी वापस से शुरू हो चुकी थी। घर भी नीलाम होने से बच चुका था, लेकिन खुश होने की जगह वो पूरी तरह चौंक चुकी थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे अधीर की सच्चाई का पता लगाना होगा। तभी मोहिनी के फोन बजना शुरू हुआ, जिसमें उसके बिजनेस पार्टनर राजीव की कॉल आ रही थी। मोहिनी ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से राजीव ने कहा, मोहिनी, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने डैड से कहकर मेहता एंड सन्स से बात की है और बैंक में भी कॉल करवा दी है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोहिनी राजीव की बात सुनकर खुश हो गई क्योंकि राजीव एक पावरफुल आदमी था और उसके डैड काफी अमीर और पावरफुल थे। उनके कहने पर सब कुछ ठीक हो सकता था। मोहिनी ने राजीव को कहा, थैंक यू राजीव,
सब कुछ ठीक हो चुका है। मोहिनी ने अपना फोन रखा और अपनी माँ को गले लगाकर कहा, माँ ये सब राजीव ने किया है, हम खामखा अधीर के बारे में सोच रहे हैं। मोहिनी खुशी खुशी अपने ऑफिस के लिए रवाना हो गई। ऑफिस पहुंचकर मोहिनी अपने केबिन में राजीव के साथ अकेली थी। तभी अधीर टिफिन लेकर मोहिनी के केबिन में जा पहुंचा। अधीर ने देखा कि राजीव मोहिनी के काफी करीब है और मोहिनी उसकी टाई ठीक कर रही है। अधीर ने हैंडल पर हाथ रखकर धकेलते हुए दरवाजा खोला। तभी मोहिनी ने गुस्से में कहा, बेवकूफ आदमी, अपने बॉस के केबिन में दरवाजा खटखटा कर आते हैं, मैनर्स नहीं है क्या? अधीर ने धीमी आवाज में कहा, मगर अभी मैं अपनी बॉस की नहीं, अपनी वाइफ की केबिन में आया हूँ। अपने बिजनेस पार्टनर राजीव के सामने ये बात सुनकर मोहिनी को काफी गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा, मेरे ना जाने किन पापों की सजा मिल रही है मुझे, जो भगवान ने इस गधे को मेरे गले से बांध दिया। मोहिनी को गुस्से में लाल पीला होते देख उसके ठीक बगल में खड़ा राजीव उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बड़े प्यार से नरम लहजे में कहता है, शांत हो जाओ मोहिनी, अब वो समय नहीं रहा जहां औरतों को समाज के डर से मजबूरी में शादी निभानी पड़ती थी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम इसे तलाक क्यों नहीं देती। इतना कहकर राजीव चुप हुआ और फिर उसने हंसी उड़ाते हुए कहा, कहीं तुम्हें इस बात का तो डर नहीं कि फिर तुम्हारे लिए लंच कौन लेकर आएगा? राजीव का मजाक सुनते ही मोहिनी और भी ज्यादा गुस्से से भर गई और उसने तेज चाल में अधीर की तरफ अपना कदम बढ़ाया और फिर उसका हाथ पकड़ते हुए ऑफिस के बाहर ले गई। और मोहिनी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अभी के अभी इस ऑफिस से बाहर निकल जाओ अधीर। अधीर पर मोहिनी के गुस्से का कोई असर नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे इन सब की आदत थी। अधीर ने बड़े प्यार से कहा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, गुस्सा छोड़ो और लंच कर लो। मोहिनी को अधीर का ज्यादा केयर करना पसंद नहीं था। मोहिनी ने गुस्से में आकर कहा, आज के बाद तुम्हें मेरे लिए लंच लाने की कोई जरूरत नहीं। तुमसे मेरी शादी जरूर हुई है पर तुम्हें मैंने पति होने का अधिकार नहीं दिया है। तुम ऑफिस में एक मामूली से गार्ड हो तो अपनी औकात में रहा करो। जमीन पर इस तरह से खाने को बिखरा देख अधीर ने नजर झुकाई और टिफिन बॉक्स लेकर वहां से चला गया। मोहिनी के मन में आज अपनी दादी की अंतिम इच्छा याद आ गई जिसके चलते उसकी शादी अधीर से हुई थी। मोहिनी की दादी ने ठिठुरती आवाज में कहा, बेटी अधीर हीरा है हीरा, मेरी अंतिम इच्छा है कि तू अधीर से शादी कर ले। अगर तुमने अधीर से शादी नहीं की ना बेटा तो शायद मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है तू अपनी दादी की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेगी ना बेटी, वादा करेगी ना? मोहिनी के पास हाँ कहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मोहिनी ने अपनी सारी इच्छाएं दबाकर धीमी आवाज में कहा, हाँ दादी, मैं वादा करती हूँ, मैं अधीर से शादी करूंगी। मोहिनी दादी को दिए हुए वादे में पूरी तरह उलझ चुकी थी। मोहिनी ने खुद से कहा, दादी की अंतिम इच्छा इतनी वाहियात होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मोहिनी वापस अपने केबिन में चली गई। ऑफिस के सभी लोग इस बात पर मन ही मन हंस रहे थे मगर वहां पर एक जूही इकलौती ऐसी लड़की थी जिसे अधीर पर तरस आ रहा था। उसने अपने मन में कहा, अधीर जैसा पति सिर्फ नसीब वालों को ही मिल सकता है मगर इस हीरे की कदर मोहिनी मैडम को बिल्कुल भी नहीं है। अधीर मोहिनी के घर जा पहुंचा क्योंकि वो भी उस घर का घर जमाई था। अधीर के घर में कदम रखते ही उसकी सास प्रमीला ने आवाज दी और कहा, अधीर किचन में बर्तन रखे पड़े हैं, जाकर उन्हें जल्दी से धो दो। घर पर अधीर की इज्जत उतनी ही थी जितनी मोहिनी के ऑफिस में थी। अधीर बिना कुछ कहे किचन की तरफ जाने लगा। तभी मोहिनी के भाई उपमन्यु ने कहा, जीजा जी, आज आपने मेरे रूम की सफाई नहीं की थी क्या? आप घर में बस फ्री की रोटी तोड़ते हो। घर में हर कोई अधीर को जलील करता था मगर एक आदमी था जिसे ये सब पसंद नहीं था मगर घर में उसकी भी कोई खास नहीं बनती थी। वो आदमी अधीर का ससुर प्रमोद था। उसने अधीर के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, इन दोनों की कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है, चलो आओ हम दोनों किचन में साथ में चाय बनाते हैं और चाय का आनंद लेते हैं। एक तरफ अधीर घर में था वहीं दूसरी तरफ मोहिनी की आज ऑफिस में बहुत ही जरूरी मीटिंग थी जिसमें यह पता चला था कि मोहिनी टेक्सटाइल का इस साल का रेवेन्यू बहुत ही कम हुआ है जिसके लिए उसे 1 महीने के अंदर 100 करोड़ का प्रॉफिट करना होगा वरना उसे अपनी CEO की पोस्ट से रिजाइन देना होगा। ये सुनते ही मोहिनी ने कहा, 1 महीने में 100 करोड़ का प्रॉफिट कैसे पॉसिबल है? तभी राजीव ने मोहिनी के जिस्म को घूरते हुए कहा, तुम चाहो तो मुझसे हेल्प ले सकती हो, रात को मेरे घर आ जाओ,
डिनर और चेक दोनों रेडी रहेंगे। मोहिनी जानती थी कि इस हेल्प के बदले राजीव उससे क्या फेवर चाहता है। मोहिनी ने कहा, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, 1 महीने के अंदर मैं इस कंपनी का प्रोफाइल 100 करोड़ करवा दूंगी। इतना कहते ही मोहिनी ने मीटिंग खत्म की और वहां से चली गई। राजीव के चेहरे में एक शैतानी हंसी थी। उसे लग रहा था कि अब वो मोहिनी को पाकर ही रहेगा। राजीव ने खुद से कहा, मोहिनी तुम बस एक बार मेरी हो जाओ, उसके बाद 100 का 500 करोड़ का प्रॉफिट भी कुछ नहीं होगा। शाम ढलते ढलते मोहिनी बार में ड्रिंक करने पहुंचती है। मोहिनी काफी परेशान थी और नशे की हालत में हो चुकी थी। वो खुद से बात कर रही थी। मोहिनी ने खुद से कहा, इतनी जल्दी इतना प्रॉफिट इम्पॉसिबल है और मैं एक खुददार लड़की हूँ, मैं उस राजीव के सामने कभी हाथ नहीं फैलाऊंगी। मोहिनी टेंशन में काफी ओवर ड्रिंक कर चुकी थी। बार में कई सारे लोग बैठे हुए थे, ज्यादातर लड़के ही थे। उनमें से कुछ लड़कों की नजर मोहिनी पर भी थी। तभी एक लड़के ने कहा, यार क्या चीज है ये लड़की, बस थोड़ा सा पीकर होश खो दे तो इसे आज अपने साथ लेकर जाऊंगा। दूसरा लड़का भी मोहिनी को घूर रहा था। उसने भी अपने दोस्त से कहा, इरादा तो मेरा भी यही है कि इसे घर लेकर जाऊं और फिर रात हसीन कर लूं। लेकिन तभी अधीर वहां आ पहुंचा और उसका मोहिनी की तरफ बढ़ना कहीं ना कहीं उन लड़कों के अरमानों पर पानी फेर रहा था। अधीर ने मोहिनी का हाथ पकड़ा और कहा, मोहिनी चलो यहाँ से। मोहिनी ने जैसे ही अधीर की आवाज सुनी तो वो चौंक उठी। वो नशे में थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मोहिनी ने नशे की हालत में कहा, कौन हो तुम, क्योंकि तुम्हारी शक्ल मेरे निकम्मे पति जैसी लगती है। अधीर समझ चुका था कि मोहिनी काफी नशे में है। उसने मोहिनी को समझाने की कोशिश की और अधीर ने कहा, मोहिनी देखो, ऐसे बार में तुम्हारा शराब पीना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। मोहिनी काफी नशे में थी और उदास भी थी। मोहिनी के दिल में काफी कुछ चल रहा था। मोहिनी ने कहा, तुम्हें मेरा बार में बैठकर शराब पीना खतरनाक लग रहा है क्या? खतरनाक तो यह है कि जो अगर मैंने इस महीने में 100 करोड़ का प्रॉफिट नहीं किया तो मुझे अपनी पोस्ट से रिजाइन देना पड़ेगा, जो मैं कभी नहीं चाहती। अधीर मोहिनी को उठाकर बाहर ले गया और अपने साथ ऑटो में बैठ करके घर ले गया। घर के बाहर ऑटो वाले ने रुकते ही पैसे मांगे। ऑटो वाले ने कहा, भैया जी आपका यहाँ तक का भाड़ा 60 रुपए हुआ है। अधीर ने अपनी जेब टटोली। उसकी जेब में बस 85 ही रुपए थे। अधीर ने ऑटो वाले से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, भैया जी अभी तो मेरे पास बस 85 ही रुपए हैं। ऑटो वाला थोड़े नरम दिल का था। उसने वक्त की नजाकत को समझा और ऑटो वाले ने कहा, चलिए कोई बात नहीं, 50 भी चलेंगे। अधीर ऑटो वाले को पैसे देकर मोहिनी को घर लेकर आ गया और उसने अपने रूम में सुलाने लगा। मगर तभी मोहिनी फिर से बड़बड़ाने लगी। मोहिनी ने कहा, डिवोर्स चाहिए मुझे, डिवोर्स। 100 करोड़ का प्रॉफिट कैसे होगा? मुझे हाथ नहीं फैलाने राजीव के आगे। राजीव मुझे रात को अपने घर बुला रहा है, मुझे नहीं जाना उसके पास। अधीर सारी बात समझ गया था और मोहिनी के ऊपर चद्दर डालकर अधीर उसके पास गया और उसके कान में प्यार से कहा, मोहिनी तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल सुबह तुम्हारी आंख खुलने से पहले तुम्हारे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए आ चुके होंगे और साथ में ही डिवोर्स पेपर पर साइन भी हो चुके होंगे। मोहिनी ने नशे में सब कुछ सुन लिया था और मोहिनी सो चुकी थी। सुबह होते ही मोहिनी ने आंख खुलते ही अपना फोन देखा। उसकी नजर फोन में आए नोटिफिकेशन पर पड़ी तो उसकी नींद ही उड़ गई। वो उछलकर बेड पर बैठ गई। मोहिनी ने बड़ी हैरानी से कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरे अकाउंट में रातों रात 100 करोड़ रुपए कहां से आ गए? मोहिनी 100 करोड़ के शौक में ही थी कि तभी उसकी माँ और भाई उपमन्यु आए। मगर माँ कुछ ज्यादा खुश थी और प्रमिला चिल्ला चिल्ला कर बोली, चला गया फकीर इस घर को छोड़ करके, पार्टी होगी अब तो पार्टी। मोहिनी के दिमाग में चल रहा था कि कहीं शायद ये 100 करोड़ अधीर ने तो नहीं भेजे, क्योंकि कल रात उसी ने 100 करोड़ देने की बात कही थी। मोहिनी ने कहा, माँ शोर मत करो, ये देखो मेरे अकाउंट में 100 करोड़ आए हैं, मुझे लगता है कि ये शायद अधीर ने भेजे हैं। प्रमिला को मोहिनी की बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि कल रात तक उसका दामाद एक गरीब घर जमाई था जो उनके टुकड़ों पर पलता था। प्रमिला ने कहा,
उस गरीब के पास 100 रुपए नहीं होते 100 करोड़ कहां से लाएगा? अरे तू खुशी मना, वो डिवोर्स पेपर साइन करके जा चुका है। मोहिनी ने अधीर को कॉल करने की कोशिश की मगर उसका फोन बंद था। किसी को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि अधीर के पास 100 करोड़ कहां से आएंगे। मगर तभी उपमन्यु का दिमाग दौड़ा और उपमन्यु ने कहा, मुझे लगता है अधीर की लॉटरी लग गई है, तभी उसने डिवोर्स पेपर पर साइन किए हैं। दीदी अब कुछ भी हो जाए आप पेपर साइन मत करना। जब हमें उस गरीब को झेलना है तो अब उसकी लॉटरी के मजे भी अब लेंगे। मोहिनी जल्दी से अपने बिस्तर से उठी और फटाफट तैयार होकर अपने ऑफिस जा पहुंची। ऑफिस में सब लोग कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे थे। तभी उसकी सेक्रेटरी ने खुश होकर कहा, मैम बधाई हो, आपके नाम पर अग्रवाल कंपनी हमारी कंपनी को एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देने वाली है। अग्रवाल कंपनी इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की टॉप कंपनी में से एक थी। इतनी बड़ी डील हाथ में आने के बाद मोहिनी कुछ खास खुश नहीं थी। उसने खुद से कहा, आज सुबह से मैंने ना नाशा किया है, ना ही किसी ने मुझे बेड टी दी, ना कॉफी। किसी को घर में मेरी फिक्र नहीं है। अधीर होता तो। कहते कहते मोहिनी रुक गई और शायद अधीर की कमी महसूस होने लगी थी। अपनी बहन नताशा के साथ था। उसने अधीर से कहा, तुम 3 साल से घर जमाई बन करके रह रहे हो और 3 सालों में मुझे एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। अधीर अपनी बहन नताशा की बात समझ रहा था। अधीर ने कहा, मगर वो खुश था क्योंकि उसकी बहन ने उनका बिजनेस अच्छे से संभाला। नताशा, मुझे जानकर खुशी हो रही है कि तुम काफी अच्छी तरह से उनका बिजनेस संभाल रही हो। नताशा बिजनेस तो संभाल रही थी मगर वो चाहती थी कि उसका बड़ा भाई घर आए और बिजनेस की डोर पकड़े, क्योंकि अधीर ही अग्रवाल ग्रुप्स का असली वारिस था। मगर अग्रवाल कंपनी का असली वारिस तो तुम हो भाई। अधीर जो इतने सालों से गरीब घर जमाई बनकर रह रहा था, असल में वो दुनिया के सबसे अमीर खानदान अग्रवाल कंपनी का वारिस था। नताशा ने कहा, दादाजी ने मोहिनी टेक्सटाइल को एक नया नाम देने की कोशिश की है ताकि तुम्हारी शादी टिकी रहे। मोहिनी घर पर काफी अकेला अकेला फील करने लगी थी। तभी उसने अपने पापा का फोन उठाया और अधीर को कॉल किया। प्रमोद जी का कॉल समझकर अधीर ने उठाया। तभी मोहिनी ने जल्दी से कहा, तुम जहां कहीं भी हो चुपचाप घर आ जाओ। अधीर वापस नहीं जाना चाहता था और ऊपर से अब उनके बीच कोई रिश्ता भी नहीं बचा था, क्योंकि अधीर डिवोर्स पेपर पे साइन करके आ चुका था। मोहिनी, अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा, मैं वहां नहीं आ सकता। मोहिनी ने अधीर की बातों को अनसुना किया क्योंकि उसे घर में अधीर की कमी खल रही थी। मोहिनी ने कहा, रिश्ता तो पहले भी नहीं था, फिर भी तुम घर में थे तो चुपचाप घर वापस आओ, तुम्हें मेरी कसम है। यहाँ अधीर ये बातें सुनकर हैरान था कि आज मोहिनी को आखिर हो क्या गया है। जो मोहिनी अधीर से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, उसे अपनी कसम देकर घर बुला रही है। दूसरी तरफ फोन रखकर मोहिनी अपने ऑफिस की तरफ चली गई, मगर जैसे ही वो ऑफिस पहुंची वो वहां का नजारा देखकर चौंक गई। राजीव के साथ उसकी कंपनी के सारे बोर्ड मेंबर्स वहां पर मौजूद थे। मोहिनी ने कहा, ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तो किसी को बुलाया ही नहीं था। मोहिनी अब कॉन्फ्रेंस रूम में गई। तभी राजीव ने कहा, सुना है अग्रवाल ग्रुप से तुम्हारी बड़ी डील हुई है, कहीं तुम हमें भूल तो नहीं गई? मोहिनी थोड़ा कंफ्यूज हो गई और उसने राजीव की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा पर्सनल कामों में उलझ गई थी। अब कंपनी इतने प्रॉफिट में चल रही है तो मैं आप सबको कैसे भूल सकती हूँ। तभी कॉन्फ्रेंस रूम में सेक्रेटरी आया और उसने कहा, मैम नताशा अग्रवाल आ गई हैं, वो आप सबसे मिलना चाहती हैं। मोहिनी काफी खुश थी। मोहिनी ने कहा, उन्हें जल्दी से अंदर भेजिए। नताशा भी वहां जा पहुंची। जो अग्रवाल कंपनी की सीईओ थी, उसके वहां आते ही सब खड़े हो गए। नताशा ने एक एक करके सबको एग्जाम पेपर दिए, जिसमें सिर्फ मोहिनी ही पास हो पाई। नताशा ने कहा, मोहिनी, आज के बाद हमारी डील की 1 to 1 सिर्फ तुमसे बात होगी। सारे बोर्ड मेंबर्स के नताशा ने पसीने छुड़वा दिए थे। मोहिनी काफी खुश थी, मगर राजीव भी कहां इतनी आसानी से हार मानने वाला था। वो अकेले में जूही से मिला और राजीव ने कहा, तुम्हें और अच्छे से अपनी कंपनी की जासूसी करनी होगी और सब खबर मुझे देनी होगी। मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर रहा हूँ। मोहिनी की एम्प्लॉय जूही राजीव के लिए काम करती थी। अब राजीव ने नई चाल चली और शाम को मोहिनी के घर जाकर उसकी माँ को एक हीरो का हार तोहफे में दिया। प्रमिला काफी खुश हो गई और प्रमिला ने कहा, इतना महंगा और खूबसूरत हार मेरे लिए? ये हार तो राजीव की चाल का हिस्सा था। उसने मोहिनी की माँ को अपनी तरफ करने के लिए ये पैंतरा अपनाया था। राजीव ने कहा,
महंगा कहाँ, बस 2 करोड़ का है। आपकी खुशी के आगे कुछ भी नहीं माँ जी। प्रमिला राजीव की मीठी बातों से काफी खुश हो गई थी। प्रमिला ने कहा, काश तुम पहले मिले होते तो मैं तुम्हें अपना दामाद बना देती। इसी बात का तो राजीव इंतजार कर रहा था। उसके दिल की बात खुद प्रमिला ने कह दी। राजीव ने कहा, माँ जी अब भी देर कहाँ हुई है, आप बस अपनी बेटी को मेरे साथ शादी के लिए मना दीजिए और मुझे अपना दामाद बना लीजिए। राजीव की चाल काम कर चुकी थी। उसने मोहिनी की माँ को अपने पैसों के जाल में फंसा दिया था और प्रमिला भी हमेशा से ही अपने लिए ऐसा ही अमीर दामाद चाहती थी। क्या प्रमिला मोहिनी और राजीव की शादी करवा देगी और यहीं खत्म हो जाएगी अधीर और मोहिनी की लव स्टोरी? क्या मोहिनी को पता चलेगा कि उसका गरीब पति ही है 40,000 करोड़ का असली मालिक? आखिर किस मजबूरी ने एक अरबपति को बना दिया था बर्तन मांजने वाला? हर कोई हो चुका है इस कहानी का दीवाना। सस्पेंस से भरी कहानी का राज जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप और बिल्कुल फ्री में सुनिए मिलेनियर घर जमाई।